Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 14 and name of the chapter is electromagnetism. और सबसे पहले हम इस चैप्टर की जो टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो इसका नाम है, हम इसको डिफाइन करते चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किसी भी सर्किट में करंट के पासेस की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको अगर आप स्टडी करेंगे किसी भी सर्किट में तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड को बार बार स्टडी करना है तो आइए सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और डिफरेंट सर्किट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें किस किस कंस्ट्रक्शन में देखने में मिलती है। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? द मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल एंटर हो तो उसके इफेक्ट को महसूस कर सकता है। मतलब जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि किसी भी चार्ज के अराउंड ऐसा रीजन जिसमें उस चार्ज का इफेक्ट कोई दूसरा चार्ज ले सके वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बिल्कुल इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के अराउंड ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल एंटर होगा तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर सकता है। इट कुड बी ऑफ अट्रैक्शन, इट कुड बी ऑफ रिपल्शन, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है जी। अट्रैक्शन की जहां तक बात है तो अट्रैक्शन उस सूरत में होती है जब अनलाइक पोल्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, नॉर्थ के सामने साउथ पोल या साउथ के सामने नॉर्थ पोल। और जब भी लाइक पोल्स एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, जैसा कि पहले से आप लोग जानते हैं कि उस सूरत में रिपल्शन होगी। सो अगर आपके पास एक टू पोल्स मैग्नेट मौजूद है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से डेवलप होती है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की जानिब मर्ज होती हैं, साउथ पोल में अंदर की जानिब एंटर होंगी। और बेटा ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ा जाए, आजादाना छोड़ा जाए, तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जमीन के साउथ पोल के साथ अलाइन होता है और उस मैग्नेट का साउथ पोल जमीन के नॉर्थ पोल के साथ अलाइन होता है। मतलब नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा एज फार एज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज कंसर्न्ड। इन मैग्नेट्स के हवाले से एक और बड़ी अहम खूबी है कि कोई भी मैग्नेट का मोनोपोल यानी कि एक पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर आप ये देख रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अगर हम इस मैग्नेट को बीच में से कट कर दे, फर्स्ट कर लिए मैग्नेट है, हम इसको बीच में से कट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल अलग से एग्जिस्ट करेगा और साउथ पोल अलग से एग्जिस्ट करेगा। दिस इज नेवर एवर पॉसिबल। अगर आप इसके दो हिस्से कर भी देते हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से में भी एक छोटा सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप होगा और इस हिस्से में भी अलग से एक छोटा सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप होगा, जो पहले की निस्बत तो वीक होंगे, लेकिन आप दो हिस्से कर लें, चार हिस्से कर लें, पांच हिस्से कर लें इस मटेरियल के, वो मोनोपोल अकेले पोल की सूरत में नहीं बनेंगे, बल्कि जो हर छोटा छोटा हिस्सा बनेगा उसमें अलग से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता चला जाएगा, जिनकी इंटेंसिटीज, जिनके मैग्नीट्यूड्स तो कम होते चले जाएंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों पोल्स हर एक मटेरियल के अंदर लाए करेंगे। इसके बाद हम अपनी पहली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, पहली बेसिक कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। जो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होती है उसके अक्रॉस कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बेटा एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 12 में देखे थे, स्टैटिक चार्जेस की वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। अगर एक चार्ज अपनी जगह पर रुका हुआ है तो रुके हुए चार्ज की वजह से करंट नहीं बनता, और करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और जैसे ही कोई चार्ज मूव करना शुरू करता है तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से लाजमी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो कैसा होगा आइए उसको देख लेते हैं। सो इफ दिस इज अ ब्लैक वायर थ्रू विच द करंट आई इज पासिंग इन द अपर डायरेक्शन, और ऊपर वाली डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ सर्कुलर लाइन शो की है। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे डेवलप होती है? अगर आप एक कंपास नीडल को यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि कंपास नीडल आपको ये सर्कुलर लाइंस प्लॉट करके दे देगी। दूसरी अहम बात, इस करंट के गुजरने की वजह से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन का हमें अंदाजा कैसे होगा? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हाउ टू डेवलप इट? ठीक है, राइट हैंड रूल से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का अंदाजा होता है, और राइट हैंड रूल कहता है कि यू हैव टू प्लेस द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दाएं हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखें और इस करंट कैरिंग वायर को ग्रास्प करने की कोशिश करें, थामने की कोशिश करें, पकड़ने की कोशिश करें। तो अगर आप इस करंट कैरिंग वायर को पकड़ने की कोशिश करते हैं इस तरह से कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये जो घूमती हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती हैं। और अभी जो मैंने डायग्राम शो किया है, इस डायग्राम के मुताबिक आपकी उंगलियों का जो कर्ल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। बिकॉज अगर आपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखते हुए इसको ग्रास्प करना है, सो दिस इज द कर्ल ऑफ द फिंगर्स व्हिच इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ ऊपर से व्यू कर रहे हैं
तो जो करंट है वो इस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, और करंट की जो सर्कुलेशन है दिस इज बेटा जी बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसकी वजह से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है इट इज बेसिकली इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब करंट ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा हो, तो करंट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा राइट हैंड रूल अप्लाई करने पर ऊपर से देखते हुए जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इट वुड बी क्लॉकवाइज इन नेचर। सो इट वुड बी क्लॉकवाइज इन नेचर। क्या चीज है भाई? मैग्नेटिक फील्ड है जो डाउनवर्ड करंट की वजह से डेवलप हो रही है। ठीक है जी, और ये बात भी याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लास्ट एज लॉन्ग एज द करंट इज देयर, क्योंकि हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप इस वायर में से करंट गुजारना ही बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें जहां से करंट आ रहा है, तो करंट अगर खत्म हो जाएगा तो उसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड उसी वक्त तक वहां पर मौजूद रहेगा, उस रीजन में मौजूद रहेगा करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस, जब तक उस वायर में से करंट गुजरता रहेगा। आप करंट को खत्म कर देंगे तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है भाई? अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो दो बड़े बड़े इसके फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, क्योंकि हमने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। अगर आप यहां से गुजरने वाले करंट की अमाउंट बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। करंट कम करने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। द सेकंड फैक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर कैरिंग करंट। ये देखिए जो वायर करंट कैरी कर रही है, अगर आप इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, ये जो मैंने यहां पर मार्क किया दिस पॉइंट, अगर आप इससे परपेंडिकुलरली कम डिस्टेंस पर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर आप इससे ज्यादा दूर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, अगर आप उससे दूर जाते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा, उसके करीब करीब रहेंगे वायर के तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। एक और बात याद रखिएगा, किसी भी यूनिट एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये वाला रीजन जो करंट कैरिंग वायर के नजदीक होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो सर्कल्स बने हैं बड़े करीब करीब होते हैं, और जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाते हैं इन बनने वाली लाइंस का दरमियानी फासला बढ़ता चला जाता है। सो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करीब करीब होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फासला बढ़ जाएगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं दूर से लाइंस को ड्रॉ करूं तो लाइंस दूर जाते हुए कुछ इस तरह से ड्रॉ होती हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि करीब करीब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दरमियानी फासला बहुत कम था, और जैसे आप इस वायर से दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दरमियानी फासला बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि नियर बाय रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है और दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होना शुरू हो जाता है। तो ये भी आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी। और मैग्नेटिक फील्ड की एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, दे नेवर एवर क्रॉस वन अनदर। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के साथ जो रिलेशनशिप है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। और अगर आपसे कहा जाए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर और मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो बेटा वो ग्राफ कैसा आएगा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपके सामने कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। What is the ratio of magnetic field at a distance of 3 cm and 4 cm from a current carrying wire respectively? अगर आप एक करंट कैरिंग वायर से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के फासले पर हैं तो वहां पर जो बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड उनकी रेशियो क्या होगी? तो देखिए, क्योंकि बी और आर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड्स की रेशियो लिखूं B1 डिवाइडेड बाय B2, सो इट वुड बी R2 डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। तो B1 के नीचे की तरफ R1 और B2 के ऊपर की तरफ R2 हमें मिलेगा। इसी रेशियो को अगर मैं इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लूं, देखिएगा बेटा बड़े गौर से कि B1 डिवाइडेड बाय B2 की जो वैल्यू है दिस इज R2 बाय R1। R2 कितना है? 4 सेंटीमीटर्स, और R1 आपके पास कितना है? दिस इज 3 सेंटीमीटर्स। तो रेशियो आपके पास सिंप्लीफाई होकर कितनी बन जाएगी? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। द रेशियो इज 4:3। मतलब यहां पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास से बीटा वाली बन जाती है, दैट इज 4:3। रेशियो इनवर्स है मैग्नेटिक फील्ड की
विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किया गया, यहाँ पर एक के बजाय दो करंट कैरिंग वायर्स हैं जिनको एक दूसरे के करीब करीब रखा गया, इतना करीब कि उनके मैग्नेटिक फील्ड आपस में लिंक कर रहे हैं। तो आइए पहले हम अलग-अलग दोनों करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली वायर ऊपर की तरफ करंट कैरी कर रही है, इसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरह से सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर पॉइंटिंग इनवर्ड, और यहाँ दूसरी तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ आ रही होंगी क्योंकि सर्कुलेट कर रही है एज गिवन बाय राइट हैंड रूल। बेटा एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज जो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होती है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड होती है उसको हमेशा क्रॉस के सिंबल से शो किया जाता है, और जो चीज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है, व्हाइट बोर्ड से बाहर की जानिब आ रही होगी, उसको डॉट से शो किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलेट कर रही हैं, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्रॉस से जाहिर की जाएंगी क्योंकि अंदर की तरफ प्लॉट हो रही है, और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट हो रही होंगी वो डॉट से शो की जाएंगी क्योंकि बाहर की तरफ आ रही है। इसी तरह दूसरी वायर के लिए भी राइट साइड पर क्या बनेगा बेटा जी, यहाँ पर होगा क्रॉस क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से सर्कुलेट कर रही है अंदर की तरफ, और यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है। अब इस सेंट्रल रीजन में देखिए, ये जो सेंट्रल रीजन है दोनों वायर्स, एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वायर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। तो डॉट और क्रॉस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से सेंट्रल रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। तो दो करंट कैरिंग वायर जो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है उनका सेंट्रल रीजन वीक मैग्नेटिक फील्ड का होता है, जबकि अगर मैं साइड्स की बात करूं तो साइड्स पर एक ही तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब या तो अंदर की तरफ है या तो बाहर की तरफ है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा। यही वजह है कि दोनों साइड्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने में मिलता है। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, तो पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर दो पैरेलल वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं तो जो मिडिल रीजन होगा एक दूसरे के करीब करीब वायर्स का होना जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड उनके लिंक कर रहे हैं। तो सेंट्रल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैंसिल आउट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल वीक हो जाता है, जबकि साइड्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। और हमेशा याद रखिएगा जो फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्ग रीजन से वीकर रीजन की तरफ लगती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर फोर्स की बात करूँ तो ये दोनों वायर्स बाहर से अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, दे विल बी अट्रैक्टिंग वन अनदर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ हमेशा फोर्सेस लगती हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये दोनों वायर्स अट्रैक्ट होंगी या रिपेल होंगी, तो भाई याद रखें इफ द वायर्स आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन दे वुड डेफिनेटली अट्रैक्ट। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि मैग्नेटिक फील्ड का कहीं पर वीक और कहीं पर स्ट्रॉन्ग होना। और अगर मैं इन दोनों में से एक वायर में करंट की डायरेक्शन को बदल दूं, इसकी अपवर्ड रहने दें, इसकी डाउनवर्ड कर दूं, तो बिहेवियर बदल जाएगा। और बिहेवियर बदलने की वजह से अब सेंट्रल रीजन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है तो सेंट्रल रीजन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का होगा, और साइड्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिलेटिवली वीक होगा, जिसकी वजह से वायर अट्रैक्ट नहीं करेंगी बल्कि अब रिपेल होना शुरू हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट टू रिपेल वन अनदर। तो यहां पर आपने देख लिया कि दोनों कंस्ट्रक्शंस के अंदर अगर पैरेलल वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं तो अट्रैक्ट करेंगी, और अगर करंट कैरिंग वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में रख देते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होगा, इस टॉपिक में हम इस बात को समझने के लिए जा रहे हैं। आया कि उसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स लगेगी, अगर लगेगी तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी और किस किस तरीके से वो वेरी हो सकती है। आइए इससे रिलेटेड कुछ मजीद बातों को हम सीखते हैं। आपको यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई गई है इसमें दो आपको मेटेलिक रील्स शो की गई हैं ब्लैक कलर में, ठीक है, और इन दोनों पैरेलल फिक्स्ड मेटेलिक रील्स के ऊपर आपने एक मेटेलिक कंडक्टर को प्लेस किया है जो कि यहाँ पर मूव करने के लिए रखता है। इट इज केपेबल ऑफ मोशन। अगर इस पर किसी किस्म की फोर्स लगेगी तो ये स्लाइड हो सकता है। दूसरा, इस पूरे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पर आपने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। आप इसको ऐसा समझ लें कि अगर आपने एक टेबल के ऊपर ये पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सेटअप किया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस टेबल से नीचे से ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है परपेंडिकुलरली। दूसरा, आपने इन मेटेलिक रील्स के अक्रॉस एक बैटरी भी V वोल्ट्स की लगा रखी है और ये जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है उसकी वजह से एक सर्टेन करंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में
फ्लो करता चला जाएगा, जो मैंने रेड में आपको करंट की डायरेक्शन शो कर रखी है। अब होगा क्या, देखिए जब आप यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो असल में एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं, दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। क्यों? पहला मैग्नेटिक फील्ड तो वही है जो एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है यूजिंग हॉर्सशू मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने जो अप्लाई किए, एक तो वही है। दूसरा जो एक करंट फ्लो हो रहा है, जब एक करंट इस कंडक्टर में से पास करेगा, तो अभी अभी हमने बात पढ़ी थी कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो बाय राइट हैंड रूल उसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कैरिंग वायर की वजह से बन रहा है। सो बी प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर। तो ये जो करंट कैरिंग रेड वायर आपको नजर आ रही है, इसके करंट कैरी करने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और बेटा ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, अपने ज़हनों में इस बात को बिठा ले कि जब भी दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में इंटरेक्ट करते हैं वहां पर हमेशा फोर्सेस लगती हैं। सर्टेन एंगल्स का हमने खास ख्याल रखना होता है, लेकिन वहां पर फोर्सेस लगती हैं, वो कम या ज्यादा हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, लेकिन फोर्सेस लगती हैं दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्ट करने के नतीजे में। तो यहाँ पर फोर्स लगने की बुनियादी वजह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट का आपस में इंटरेक्ट करना है। अब जो फोर्स लगेगी वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? बेटा चार फैक्टर्स है। पहला फैक्टर, फोर्स डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर के ऊपर। लेंथ ऑफ वायर जो मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेरे असर आ रही है, सो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। वही वाली बात जो हमने पहले डिस्कस की थी कि करंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी। Force is also directly proportional to externally applied magnetic field B, and force is also directly proportional to sin of angle alpha। और बेटा इस एंगल अल्फा के हवाले से आपने बात याद रखनी है। अल्फा किस किस के दरमियान एंगल है? अल्फा डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का दरमियानी एंगल है। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कंफ्यूजन क्या? कंफ्यूजन ये है कि लेंथ तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन कहां से आ गई? भाई लेंथ की वही डायरेक्शन होती है जो उसमें से फ्लोइंग करंट की होती है। आप देख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ वायर है इसमें से फ्लोइंग करंट इनवर्ट फ्लो हो रहा है ना, तो ये जो करंट की डायरेक्शन है ये यहाँ पर वेक्टर लेंथ की भी डायरेक्शन होगी। तीन डायरेक्शन हमेशा सेम रहेंगी, किसी वायर में से गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन, वेक्टर लेंथ की डायरेक्शन और जो चार्जेस पास हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्योंकि जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल्स मूव करें वो तो होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन और वही करंट की भी डायरेक्शन है, और जो करंट की डायरेक्शन होती है वही वेक्टर लेंथ की डायरेक्शन होती है। तो इन तीनों की डायरेक्शन हमेशा एग्जैक्टली सेम रहेंगी। तो ये जो आप यहाँ पर लेंथ देख रहे हैं, ये लेंथ इसकी वही डायरेक्शन है जो करंट के जो कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये पैरामीटर्स हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम इन चारों पैरामीटर्स को कंबाइन कर लें तो फोर्स एक्टिंग ओवर द लेंथ ऑफ कंडक्टर का फार्मूला आ जाता है ILB sin अल्फा के इक्वल। यहां से अगर बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना चाहें B को, तो देखिए B को सेपरेट आउट करें, IL sin अल्फा की टर्म्स दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगी, ये वाला फार्मूला आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ऐसा यूनिट है टेस्ला, एंड हाउ टू डिफाइन इट? 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 एम्पीयर 1 मीटर एंड साइन ऑफ एंगल 90। इसका मतलब क्या है? देखिए 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जो उस सूरत में क्रिएट होगा जब किसी कंडक्टर पर 1 न्यूटन की फोर्स लगे, अगर उस कंडक्टर में से 1 एम्पीयर का करंट गुजर रहा हो परपेंडिकुलरली और उस कंडक्टर की लेंथ भी 1 मीटर। मतलब अगर 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर में से 1 एम्पीयर का करंट गुजर रहा है और उसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है तो वहां पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हुआ है वो 1 टेस्ला का होगा। ठीक है जी, 1 टेस्ला इज द ऐसा यूनिट जिसको अभी हमने डिफाइन किया। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू, यहां से आप देख सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पीयर के इक्वल होगा। ये ऐसा ही यूनिट के कॉम्बिनेशन है आपके पास। 1 टेस्ला को हम इसके सेकेंडरी यूनिट्स में भी शो कर सकते हैं, आगे चलकर हमने ये दूसरे यूनिट भी पढ़ लेने हैं। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल भी होता है, और टेस्ला के स्मॉलर यूनिट्स भी इस्तेमाल होते हैं क्योंकि कुछ जगहों पर बड़ा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती। तो स्लो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए हमने इसके एक और यूनिट्स बना रखे हैं जो ऐसा ही तो नहीं है, लेकिन इन यूनिट्स का नाम है गॉस। बहुत ही स्मॉल यूनिट्स हैं। 1 टेस्ला डिवाइडेड बाय 10,000 1 गॉस के इक्वल होता है, या दूसरे लफ्जों में जो 1 गॉस है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होगा। गॉस आर द वेरी वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और कितने छोटे हैं? 10,000 गुना छोटे हैं 1 टेस्ला से।
आगे बढ़ते हैं जी। आगे मैंने डिफरेंट एंगल की वेरिएशन आपके साथ शेयर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट पैरेलल हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई गई हैं और यहाँ पर डिफरेंट कंडक्टर्स को डिफरेंट एंगल्स पर रखा गया है और उन पर लगने वाली फोर्स के हवाले से हम फॉर्मुलेशन करने के लिए जा रहे हैं। बेटा जी याद रखिएगा, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इस तरह से प्लेस करते हैं कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेक्टर लेंथ की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। मतलब यहाँ पर वेक्टर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का, और अगर इस फार्मूले में मैं 90 डिग्री पुट करूं तो sin 91 हो जाएगा ILB। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू उस सूरत में आती है जब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आपके पास ILB के इक्वल आ रही है। अगर हम इस एंगल को चेंज करके 60 डिग्री कर दे, मतलब मैं वायर को स्ट्रेट नहीं रखता बल्कि 60 डिग्री के एंगल पर रखता हूं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो 60 डिग्री के एंगल पर रखने की वजह से फोर्स को देखें ILB साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री आप पुट करोगे और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.866। अगर मैं इस वायर को मजीद थोड़ा सा बेंड कर दूं और लेंथ ऑफ वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान अब बनने वाला एंगल 45 डिग्री हो तो इस फार्मूले में 45 डिग्री पुट करूंगा। साइन 45 डिग्री 0.707 और उसको हम अप्रोक्सीमेट करके 0.71 भी कह सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू ILB 0.71 टाइम्स आ जाएगी। और अगर आप लेंथ ऑफ कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर देते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में बनने वाला एंगल 0 डिग्री हो जाए तो साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, आपके पास 0 हो जाती है, जिसकी वजह से मिनिमम फोर्स आपको हासिल होगी 0। और ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दिया जाए तो उस पर किसी किस्म की मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं किया करती। आगे अगर इसी फार्मूले को, ये जो इक्वेशन नंबर A है, इसको हम वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये देखिए इतना जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, दिस पार्ट, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर, क्योंकि ये देखें फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। तो इसको हम वेक्टोरियली क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम L क्रॉस B लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आएगी बाय राइट हैंड रूल। करंट यहाँ पर स्केलरली ट्रीट होगा और L क्रॉस B के ऊपर जब आप राइट हैंड रूल लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो L क्रॉस B से जो आने वाली डायरेक्शन है वो दरअसल रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रही होगी। आप डायग्राम के ऊपर इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं। फर्स्ट कर लें कि जो वेक्टर लेंथ है इसकी डायरेक्शन अगर इनवर्ड है, करंट इनवर्ड फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं करंट इनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की जानिब दाएं हाथ की उंगलियों को रोटेट करें। ये फर्स्ट वेक्टर था और सेकंड वेक्टर ऊपर की जानिब है, तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की जानिब अगर मैं दाएं हाथ की उंगलियों को रोटेट करूंगा तो थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट। मतलब बेटा यहाँ पर जो लगने वाली फोर्स है इस पीस ऑफ कंडक्टर के ऊपर, दिस इज टुवर्ड्स द राइट, और इस मैग्नेटिक फोर्स के लगने के नतीजे में ये जो फ्री कंडक्टर था जिसको हमने शुरू में इस रेड वाले कंडक्टर को कहा था दिस इज फ्री टू मूव, दिस विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द राइट साइड, और ये मैग्नेटिक फोर्स जो इस कंडक्टर पर लग रही है उसके नतीजे में टुवर्ड्स द राइट मूव होना शुरू हो गया है। और फोर्स की डायरेक्शन हमें कैसे पता चली है, ये वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर लगाए जाने वाले राइट हैंड रूल से हमें डायरेक्शन का पता चला है कि पहले वेक्टर से लेकर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल करें, थंब जो है वो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के बारे में आपको बता देगा। एक और सिचुएशन है आपके सामने, यहाँ पर हमने नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई कर रखी हैं टुवर्ड्स द राइट, और यहाँ पर आप ये बीच में एक डॉट देख सकते हैं, दिस इज द करंट कैरिंग वायर जो ऐसे करके पड़ी हुई थी और इसमें से करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। डॉट से मैंने शुरू किया। अब ये देख लें यहाँ पर अगर करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड रूल इस तरह का होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ब्लैक लाइन से मैंने उसको शो किया। अब देखिए ये जो अपवर्ड रीजन है, अपवर्ड रीजन, उसमें जो ब्लैक लाइंस है मतलब करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, रेड लाइंस और ब्लैक लाइंस को आप देख सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में वीक हो जाएगा, क्योंकि लाइंस कैंसिल आउट कर रही हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रेड लाइंस टुवर्ड्स द राइट, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे वाले एरिया के अंदर टुवर्ड्स द राइट ही पॉइंट कर रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर सेम डायरेक्शन है तो वेक्टर ऐड होंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड रीजन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा जी, स्ट्रांग हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ डाउनवर्ड रीजन में बढ़ जाएगी। और जिस तरह से हमने बात की थी कि फोर्सेस हमेशा स्ट्रांग रीजन से वीक रीजन की तरफ लगती हैं, मतलब ये जो पीस ऑफ कंडक्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके ऊपर लगने वाली फोर्स
अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ हमेशा फोर्स एक्ट करती है। तो ये जो पीस ऑफ कंडक्टर यहाँ पर आपने इनिशियली इस तरह से रखा था, मैग्नेटिक फोर्स के नतीजे में ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।